और आप सोचो, प्रधानमंत्री जी 56 इंच सीने की बात करते थे, ट्रंप का नाम लेते ही सिकुड़ के 6 इंची हो जाता है उनका सीना। आप सोचो कि ये सरकार, मतलब ना तो इसकी विदेश नीति अच्छी है, ना तो इसकी कूटनीति अच्छी है। अगर कूटनीति अगर अच्छी होती तो 50% टैरिफ नहीं झेल रहा होता देश आज। और किन तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी कहते नमस्ते ट्रम्प, हाउडी मोडी, और उन्होंने कहा था कि अब की बार ट्रम्प सरकार, जब एक देश का राष्ट्राध्यक्ष किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष का प्रचार करेगा अपनी गरिमा को गिरा करके, तो ये दिन तो देश की जनता को देखना ही पड़ेगा। और मैं कह सकता हूं कि आज अगर इस देश में जो बदहाली है, ये निश्चित तौर से नरेंद्र मोदी की सरकार है, और इसके लिए कोई जवाबदेही तय नहीं होती है। अगर आप देखो, पहलगाम इतना बड़ा घटना हुआ, किसकी जवाबदेही तय हुई? क्या आदरणीय गृह मंत्री ने रिजाइन किया? क्या गृह मंत्री ने जिम्मेदारी ली? आप सोचो, एक तरफ हमारे देश का एक महत्वपूर्ण भाग मणिपुर पूरी तरीके से जल रहा है, हमारे सेना के लोग खड़े हैं। कितनी गंभीर बात है कि एक सेना के जवान की पत्नी को नंगा घुमाया गया। हमें शर्म से जो है कम से कम चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए भाजपाइयों को, लेकिन इनको शर्म भी नहीं है, बेशर्म ये लोग हैं। इसलिए जनता ने और हमारे सेना के जो सैनिक प्रकोष्ठ के लोगों ने, सब लोगों ने पूरी तरीके से प्रण कर लिया है कि सरकार को उखाड़ फेंकना है। अभी बिहार में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार बनेगी, और 2029 से पहले पहले ये सरकार उखाड़ फेंकेंगे हम लोग। धन्यवाद। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से आजमगढ़ में आदरणीय अखिलेश यादव जी से अपना घर बनवाया, तो उसको पीडीए भवन का नाम दिया जा रहा है, लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि घर बनवाने से आप जीत नहीं पाएंगे आजमगढ़ में, जिस तरीके से बीजेपी वाले। सबसे पहले तो मैं इस आजमगढ़ की धरती से सैनिक प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष पूर्व सांसद स्वर्गीय फूलन देवी के चरणों में नमन और वंदन करता हूं। साथ ही जो हमारा ये पीडीए भवन बना है, वो कोई भी पड़ोसी अपना घर जब बना लेता है तो एक पड़ोसी को अच्छा नहीं लगता है। तो हमारा पीडीए भवन इतना अच्छा बना है, इतना संस्कारी लोग उसमें आते जाते हैं, तो पड़ोसी को भा नहीं रहा हमारा पीडीए भवन। इसीलिए जी, इसीलिए हाँ। तो कहीं पूर्वांचल की राजनीति को साधने की कोशिश कर रही है क्या समाजवादी पार्टी? पूर्वांचल तो समाजवादियों का गढ़ है और गढ़ रहेगा। हाँ, चाहे वो गाजीपुर हो, बलिया हो, मऊ हो, आजमगढ़ हो, फैजा, अयोध्या हो। अयोध्या जैसी सीट पर हमने उनको हराने का काम किया है। बीजेपी वाले कह रहे हैं मिल्कीपुर में हरा के बदला ले लिया। मिल्कीपुर प्रशासन ने चुनाव जीता है, भाजपा ने नहीं जीता है। उस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने जीता है और शासन सत्ता के लोगों ने जीता है। भाजपा वालों ने उस चुनाव को नहीं जीता है। आप जिस तरीके से, आप जिला इधर आइए सर, आपने जिस तरीके से कहा कि जिस तरीके से भाजपा राहुल गांधी जी ने बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी तरीके से चिट्ठा सामने रख ही दिया, तो क्या लग रहा है कि बीजेपी रणनीति बना के काम करती है जब इलेक्शन नज़दीक आता है क्या? नहीं, कोई रणनीति नहीं, बेईमान लोग हैं और ये सरेआम केवल बेईमानी करने का काम करते हैं। आपने देखा होगा महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, वहाँ की जनता पूरी तरीके से मन बना ली थी कि इनको उखाड़ फेंकना है। उसके पहले जब लोकसभा का चुनाव होता है और विधानसभा के चुनाव के महज केवल 3 महीने के फर्क में, 3 महीने के फर्क में 37 लाख वोटर कहाँ से आ गए, कहाँ से बढ़ गए। इसके अलावा इतने नहीं, दूसरा एग्जाम्पल आपको मैं देना चाहता हूँ, हरियाणा में आप देख लो, इसके बाद दिल्ली के चुनाव को आप देख लो। इसके अलावा अगला इनका लक्ष्य बिहार। बिहार में जिस तरीके से एसआईआर के माध्यम से ये बेईमानी करना चाह रहे हैं, लेकिन बिहार के लोग बहुत जागरूक लोग हैं और उन लोगों ने मन बना लिया है कि इनको यहीं पे निपटा देना है, ये आगे ना बढ़ पावे। और इनकी मनसा है, इनकी कोई कूटनीति, कोई रणनीति इनकी नहीं है। अगर रणनीति अगर होती, कूटनीति अगर होती, तो आज जो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के गौरव की गाथा गाई जाती थी। आज बताओ, पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन राष्ट्र है, उसके सेना अध्यक्ष को ट्रम्प बुला करके दावत दे रहा है। कितनी शर्म की बात है, जिसके हाथ हमारे 26 आम जनमानस के लोगों के खून से हाथ सने हुए हों, उसको वहां पे दावत दिया जा रहा है। और इतने नहीं, यूनाइटेड नेशन में उसको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो है आतंकी विरोधी व्यवस्था का उसको अध्यक्ष बना दिया गया, उस देश को, पाकिस्तान को। कितनी शर्म की बात है। आप कल्पना करिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो है ना तो विदेश नीति आ रही है, न तो हमारी गृह नीति में लोग काम कर पा रहे हैं। आज पूरी तरीके से जनता त्राहिमाम है। जो लोग डंका बजाने की बात कर रहे थे, पूरी दुनिया में डंका बज रहा था, आप बताओ, ट्रंप ने बहुत करारा तमाचा लगाया है।
इस भाजपाइयों को कि ये देखो तुम्हारा अब की बार हाउडी मोडी से लेकर नमस्ते ट्रम्प से लेकर के अब की बार ट्रम्प सरकार कोई नहीं चलने वाला है। हम लोग जो है तुम्हें 50% टैरिफ लगा करके जो है तुम्हें सबक सिखाने का काम कर रहे हैं। और एक दो बार नहीं, आप सोचो एक बार भी मोदी जी ने ट्रम्प का नाम लिया हो। पिछले 30 बार ट्रम्प जो है लगातार कह चुका है कि हमने जो है युद्ध रुकवाया, युद्ध विराम कराया, और हमने जो है ट्रेड को लेकर के ये बात कह करके कि हम जो है तुम्हारा ट्रेड रोक देंगे, व्यापार रोक देंगे, ये बहुत सारी बातें करके धमकाया। उसके बाद भी आज तक कोई बीजेपी का नेता ट्रम्प का नाम नहीं ले सकता है। जिस तरीके से आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में पीडीए के फार्मूलों को आगे ले जाने में कामयाब होती नजर आ रही है? एकदम पीडीए के फार्मूले को समाजवादी पार्टी फॉलो कर रही है। और इस झूठी सरकार से जिन्होंने क्या क्या वादा किया था, 15 लाख से लेकर के गैस सिलेंडर की सब्सिडी पाते हैं आप, गैस 400-500 सब्सिडी से लेकर के वो कहाँ पर पहुंच गई। और जबरी थोपा जाता है, बोले किसान हम आपको ये दे रहे हैं। किसान अगर कोई चीज़ नहीं लेना चाह रहा है, किसान की बिल को जबरी थोपा जा रहा था, जिसको हार मानकर 700-800 किसानों को मरने के बाद उस बिल को इस सरकार ने वापस लेती है। उसी तरह से आज शिक्षा के ऊपर गांव में जो हमारे विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, हमारे गरीब तबके के जो बच्चे हैं वो कहाँ पढ़ेंगे। माननीय धर्मेंद्र यादव जी ने इस मुद्दे को लोकसभा में उठाया भी था। हाँ, माननीय हमारे सांसद जी हमारे बहुजनों की आवाज़ उठाने का काम करते हैं और सदन से लेकर के सड़क तक लड़ने का काम करते हैं। बाकी इनकी जो गलत नीतियां हैं, ये बेईमान लोग हैं, झूठे लोग हैं। इनकी जुमलेबाजी के अलावा इनके पास और कुछ बचा ही नहीं है। हाँ, अब जाते जाते लास्ट सवाल आपसे ले रहा हूँ, आने वाला वक्त लग रहा है कि समाजवादियों इतिहास रचेंगे। आने वाला वक्त 2027 समाजवादियों का होगा। हम इस झूठी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और ये हमारे जो सैनिक प्रकोष्ठ के साथी लोग हैं, ये बहुत जमकर बूथ से लेकर के सेक्टर प्रभारी से लेकर के बूथ प्रभारी तक बूथों पर ये अपनी टोपी लगा करके अब की भाजपा को जवाब देंगे। क्या लग रहा है, आप लगातार आप संचालन करते हो मंच का, आप लगातार क्या लग रहा है कि आने वाला वक्त समाजवादी वापसी कर पाएगी? क्योंकि ये बहुत बड़ा चुनाव होने वाला है विधानसभा। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष इस चुनाव को जीतने में कामयाब नहीं होते तो जो पिछड़ों दलितों की लड़ाई लड़ने का कार्य कर रहे हैं बहुत पीछे हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने आज से नहीं, जब से आजमगढ़ में सैनिक प्रकोष्ठ 3-4 साल से काम कर रहा है, आप हर जगह हम लोगों की बात को पहुंचाने का काम करते हैं। और आपने देखा भी हम लोग कितनी निष्ठा और प्रेम और समाजवादी पार्टी से लगाव रख रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि हम 2027 में अखिलेश जी को निश्चित मुख्यमंत्री बनाना है। हमारा प्रकोष्ठ कोई आजमगढ़ में नहीं है, यह प्रकोष्ठ पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत आगे बढ़ चुका है। और हम लोग जो है नेताजी से प्रभावित होकर के समाजवादी पार्टी के लिए कुर्बान हैं। कहीं कुर्बान कह रहे हैं, लेकिन 27 आने वाला वक्त समाजवादी पार्टी पीछे ना हो जाए। देखिए, आपने पहले भी देखा जब सांसदी का चुनाव हो रहा था, बीजेपी वाले कितने प्रोपेगेंडा फैला रहे थे कि हम इतनी 400 पार, कौन सी पार जा रहे थे, कहाँ चले गए आपको पता है। उत्तर प्रदेश ने ही उनको जो है यहाँ पटकनी दे दिया। अब आने वाले समय में ये समाजवादी पार्टी जो 10 की 10 सीट है ये भी बच रही है। और पूरे पूर्वांचल से लेके पश्चिमी तक ये सैनिक प्रकोष्ठ खुद अपने दम पर समाजवादी पार्टी का घूम घूम करके प्रचार और प्रसार करेगा। क्यों कि हम लोग जो है आदरणीय और जो हमारे स्वर्गीय, अब उनको मैं धरती पुत्र या क्या कहूँ, ये मेरे शब्द नहीं हैं। और ऐसा रक्षा मंत्री आज तक न तो भारत में पैदा हुआ है न तो होगा, ये हम लोग सैनिक वाले पूरे जानते हुए देख रहे हो। आज सैनिकों की क्या हालत है। सैनिक 4 साल के लिए सेना में जा रहे हैं। लग रहा है एक नेता चुन के जाएगा 5 साल, अब 5 साल वो 5 बार गया तो 5 पेंशन लेगा। लेकिन सेना का जवान गया तो बेरोजगारी में गया और बेरोजगारी में वापस आ जाएगा। न तो उसकी कोई पेंशन है, न उसको कोई सुख सुविधा है। तो बताइए देश कहाँ जाएगा। देश के साथ खिलवाड़ हो रहा है। चलिए, कुछ कहेंगे? धन्यवाद। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज
पूर्व सांसद वीरांगना फूलन देवी जी का जन्मदिन के पावन पर्व पर सशत नमन, कोट कोट नमन करता हूँ। धन्यवाद सर। चलिए अब जाते जाते चंचल भाई आपसे बात करें, क्योंकि आप जो बात कहेंगे सीधे वो जाएगी लखनऊ, क्योंकि पूरा उत्तर प्रदेश, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, तो इसीलिए आप डिबेट में बैठते हैं। सर ये बताइए, आने वाला जो वक्त है, समाजवादी पार्टी के मुखिया जी कहते हैं कि दलित पिछड़ों अगड़ों की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही है, लेकिन जिस तरीके से सरकारी स्कूलों को जिस तरीके से बीजेपी बंद करने का काम प्रतिष्ठा चला रही है, काम ठीक है? क्योंकि गरीब बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे? हाँ देखिए, निश्चित तौर से ये सरकार, मैं बता दूं कि अनपढ़ों की सरकार, अगर पढ़े लिखे सही लोग अगर होते तो स्कूल नहीं बंद करते। आप जानते हो, जैसा कि आप समझते हो कि मधुशालाएं बढ़ाई जा रही हैं। आजमगढ़ में मेरा ख्याल है 500 दुकानें बढ़ा दी गई होंगी। मैं लखनऊ में बताऊं, एक रोड पे 72 दुकानें बढ़ा दी गई। एक रोड केवल 120 किलोमीटर दूरी में 72 दुकानें बढ़ा दी गई। अब बताओ सरकार क्या करना चाहती है? पाठशाला बंद करके? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब कहा करते थे कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, जो नहीं पिएगा गिड़गिड़ाएगा। तो ये जो हमारे पीडीए के लोग हैं, जो उनकी दहाड़ से ये सरकार डरी हुई है। ये नहीं चाहती है कि आने वाली पीढ़ियां पढ़ सकें, उनको शिक्षा मिल सके। ये सरकार चाहती है कि आप अनपढ़ जाहिल गंवार बने रहेंगे तो हमारी जय जयकार करते रहेंगे। लेकिन ये गलतफहमी में है। यहाँ अपने यूपी के लोग इतने जागरूक लोग हैं, इस सरकार की चूल्हे हिला के रख दिए हैं। और मैं बता दूं, आज के समय में इतना विश्वास जनता में है सरकार के खिलाफ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी कोई प्रोग्राम करते हैं और प्रोग्राम में बसें सरकारी कर्मचारियों को भर भर के लाना पड़ता है, कोई जाने को तैयार नहीं है। मैं बता दूं कि जिस तरीके से इन्होंने भेदभाव कम करने का काम किया है, भेदभाव जो लोगों के भेदभाव बढ़ाने का काम किया है, भाईचारा को निपटाने का काम किया है, मैं चंद पंक्तियां पढ़ देता हूं कि इनको इस बात से समझना चाहिए। बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा? नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा? शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा? इन फिरका परस्त भाजपाइयों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे? एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे? तो नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोमी है, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है? ये पंक्तियां हैं, किसी ने कहा था, मुझे अच्छी लगी, मैंने आपके चैनल के माध्यम से जिक्र कर दिया। लेकिन यहाँ पर अमन चैन प्रिय लोग हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखते हैं कि भाईचारा बना रहेगा तो देश बना रहेगा। मैंने पहले अपने लाइन में कहा था कि हमारे पूर्वजों ने न जाने कितनी असंख्य कुर्बानियाँ दी होंगी, तब जाकर के ये देश इतना महान और इतना गौरवपूर्ण इतिहास इसका बन पाया है। लेकिन ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनके इतिहास अंग्रेजों की जासूसी के रहे हैं, दलाली के रहे हैं, और वो चाहते हैं कि जो है ये इस देश को धर्म के आधार पर वर्गीकरण करें, लेकिन ये कतई नहीं हो पाएगा। अब आप जहाँ पे खड़े हो, ये सेना के लोग हैं, जब वहाँ पे जब जाते हैं सेना में, जब हमारे देश की रक्षा के लिए अपने आन बान शान की जो बात होती है, हमारे अपने जान को न्यौछावर करने का काम करते हैं, तो आप बताओ कभी जाति धर्म देखते हैं क्या? कभी जाति धर्म की बात आती है क्या? अच्छा ये सर, जिस तरीके से आजमगढ़ में पीडीए भवन बना है, क्या पूर्वांचल की राजनीति को साधने की कोशिश कर रहे हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी? नहीं, केवल पूर्वांचल तो हम लोग जीते, केवल पूर्वांचल नहीं, पूरे प्रदेश को साधने का पीडीए संदेश जो है हम लोगों का लक्ष्य है। जब तक पीडीए के लोग देश की शासन सत्ता पे नहीं काबिज होंगे, तब तक उनको सामाजिक न्याय नहीं मिल पाएगा। बीजेपी कहती है यम और वाई का फार्मूला तय करके चलती है समाजवादी पार्टी। बीजेपी तो क्या कहती है, क्या करती है, उनकी कथनी और करनी में मुंह में राम बगल में छुरी वाले लोग हैं वो लोग, तो उनकी कथनी करनी पे मत जाइए आप। मैंने कहा कि पीडीए हमारा केवल पिछड़ा दल अल्पसंख्यक नहीं है, अगड़ा पीड़ित भी है। आप मुझे बताओ, जब जिनके बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो क्या जनरल के बच्चे नहीं पढ़ाई करते? क्या उनके बच्चों को लेके, अपनी फीस को लेके परेशान नहीं है? अभी विश्वविद्यालयों की फीस इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। अभी मैं कल एक पटना आईआईटी के प्रोफेसर तिवारी जी मिले थे मुझसे, पटना आईआईटी के। आप सोचो, उन्होंने कहा चंचल जी, इस सरकार ने पूरी तरीके से ये प्रयास कर रही है कि लोगों गरीब को बच्चे पढ़ ना पाएँ। तो आप सोचो, गरीब क्या जनरल नहीं है? हमारी लड़ाई उन लोगों के लिए है जिन लोगों के साथ अनाचार अत्याचार हो रहा है, और जो गरीब लोग हैं, जो गरीब गुरबा है। समाजवादी पार्टी हमेशा इस बात की जो है लक्ष्य रहा है, हमारे श्रद्धेय नेताजी का रहा है कि जो गरीबी और अमीरी की खाई को कैसे कम किया जाए, तभी इस सामाजिक न्याय की बात हो पाएगी, तभी लोगों को न्याय मिल पाएगा। और आप देखो, जिस वीरांगना का आज जन्म दिवस है, उनसे एक किसी पत्रकार ने पूछा था, मैं सुन रहा था आज ही अभी, कि आपको किसी बात का अफसोस है? तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का अफसोस है। कल्पना करिए कि एक महिला इस लेवल की बात मतलब कितनी पीड़ा में कही होगी। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं गरीब परिवार की बिटिया के घर में, गरीब परिवार में मेरा जन्म हुआ।
तूने कहा कि अब अगर आपको अगले जन्म में कुछ ऐसा कुछ हो, मौका मिले तो क्या करोगे? तो क्या अगले जन्म में मैं गरीब परिवार की, मैं मतलब ऐसी औरत बनना पसंद नहीं करूंगी। सोचो कितनी, मतलब एक महिला के साथ बलात्कार होता है, उसको नंगा घुमाया जाता है। आप कल्पना करो कितनी हैवानियत होती है। उसके बाद वो महिला जेल में भी रहती है। जेल में रहने के बाद अगर किसी ने न्याय देने का काम किया, अगर कोई न्यायिक योद्धा है तो श्रद्धेय नेताजी हैं। मैं तो करता हूँ कि श्रद्धेय नेताजी एक तरीके से अगर आप देखो तो हिंदुस्तान के अंदर वो भगवान के रूप में है। लोग पूछते हैं, असंख्य करोड़ों लोग पूछते हैं कि भाई अगर आप न जाति न कोई धर्म, सबको समान अधिकार देने की बात करते थे, जो कोई उनसे मिलता था उनका हो जाता था। ये ऐसे नेता थे, महान नेता। उन नेता के अंदर में, उनके मार्गदर्शन में हम सबको काम करने का मौका मिला है। हम अपने आप को गौरवान्वित फील करते हैं और गौरव महसूस करते हैं। आने वाले समय में श्रद्धेय नेताजी का जो सपना था कि देश की सत्ता पर जो है पीडीए के लोग वहाँ पहुँचें और वहाँ पे काबिज हों, तब जाकर के सबको अधिकार और हक मिल पाएगा। अच्छा, लास्ट सवाल आपसे, जिस तरीके से आदरणीय डिम्पल यादव जी को जिस तरीके से उनके ऊपर बयानबाजी की गई मौलाना जी के द्वारा, ये ठीक है क्या? देखिए, कतई ठीक नहीं है। इसका समाजवादी पार्टी मुखालफत करती है। और इतने नहीं, आप सोचिए जो लोग सत्ता में बैठे वो लोग क्या किए, जिनको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी वो क्यों लड़ाने का काम कर रहे हैं कि आपने क्या कहा क्या नहीं कहा। अब बताओ उसके बारे में हम लोग क्या बोलेंगे, उसकी क्या औकात है? वो भाजपाइयों का चमचा है, भाजपाइयों का दलाल है। भाजपाई जो है उसको पैसे देकर ट्रोलिंग कराते हैं। वो कौन नहीं जानता है कि अमित मालवीय का आदमी है, अमित शाह का आदमी है। अमित शाह ने बस केवल, मैंने कहा ना कि अमित शाह ने केवल एक प्रयास है कि उनका कैसे हिंदू मुसलमान के बीच में खाई पैदा करी जाए, और लगातार बीजेपी इसी काम के लिए कर रही है। नहीं तो आज सोचो जिस तरीके से 2004 से लेकर 14 का जो एरा रहा हिंदुस्तान का, अगर 2014 से लेकर 24 तक का अगर काम किया गया होता तो आज देश कहाँ होता हमारा, हम आज कहाँ होते। लेकिन आज जितनी दुश्वारियाँ, आप सोचो जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हम लोग पढ़ने वाले छात्र में पढ़ाई करने जाते थे, हर परिवार के बच्चे की, हर परिवार गार्जियन सोचता था कि चलो हमारा बेटा 1 साल 1.5 साल 2 साल रह लेगा तो कम से कम कोई एग्जाम दे लेगा, एसएससी दे लेगा, हमारा बेटा नौकरी पा जाएगा। आप बताओ कोई सोच सकता है क्या कि हमारा बेटा 4 साल रह के नौकरी पा जाएगा? आज कोई कल्पना नहीं कर सकता है। और कैसे लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं। आपने देखा होगा वंदे भारत ट्रेन से आपने कभी सफर किया होगा तो उनसे पूछिएगा आप, वंदे भारत हो चाहे तेजस ट्रेन हो, उसमें जो बेचारे 8,000 से शुरुआत है नौकरी की, 8,000, 12,000, 10,000, 3 टाइप की नौकरियां हैं। आप कल्पना करो कि जो 8,000 नौकरी करने वाला व्यक्ति, क्या वो जनरल का नहीं है, क्या वो पीडीए का नहीं है? तो आप देश में जो है लोगों को जानवर बनाना चाहिए, जानवर और हैवानियत पैदा